तो बच्चों इस टॉपिक में पूरा हम एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस क्या होता है उस बारे में डिस्कस करेंगे। एलसीआर सर्किट आप पिछले वीडियो में देख ही चुके हो और उसमें एक्चुअली मैंने थर्ड कंडीशन आपको बताई थी, वो रेजोनेंस कंडीशन ही कहलाती है। यहाँ पर आपको पूरा रेजोनेंस के बारे में एक एक पॉइंट बता दूंगा, कंप्लीट कर दूंगा कि एलआरसी सर्किट के अंदर रेजोनेंस क्या होता है। तो सुनो ध्यान से बच्चों, रेजोनेंस होता है कब? एल आर सी सर्किट, मतलब उसमें एल भी लग रहा है, आर भी लग रहा है, सी भी लग रहा है। उसमें जब एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाते हैं, when XL equal to XC, then this condition is called रेजोनेंस। इसी को हम रेजोनेंस कंडीशन कहते हैं। जब एक्सएल और एक्ससी आपस में क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। लग तीनों रहे हैं, ये तो रेजिस्टेंस डेवलप करता है, जो इंडक्टर है वो एक्सएल डेवलप करता है और जो कैपेसिटेंस है वो एक्ससी डेवलप करता है। जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं एक्ससी एक्सएल, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? रेजोनेंस। क्लियर है? तो रेजोनेंस कंडीशन आप समझ गए। अब रेजोनेंस कंडीशन में क्वांटिटीज क्या क्या मिलेंगी हमें, वो हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छा, एक और चीज, एक ग्राफ में आपको बताता हूँ रेजोनेंस का बना के कि एक्सएल और एक्ससी इक्वल कब होते हैं। देखो आपको मालूम है एक्सएल प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी एफ, पता है आपको ये बात? अगर मैं ग्राफ एक्सएल और एफ के फ्रीक्वेंसी के बीच में बनाऊं तो ये ग्राफ ऐसा बनता है, एक्सएल प्रोपोर्शनल एफ का ग्राफ है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन। अगर मैं एक्ससी और एक्सएफ का बनाऊं, एक्ससी और एफ का बनाऊं तो वो ग्राफ ऐसे होता है, पैराबोलिक, एक्ससी प्रोपोर्शनल 1/f। ठीक है, दोनों का रिलेशन आपने पहले पढ़ ही रखा है। ये कहां से आया फॉर्मूला? ये आया XL = L ओमेगा, यानी L × 2πf यहां से। और ये फॉर्मूला कहां से आया? XC = 1/C ओमेगा, यानी कि 1/C × 2πf। तो ये फॉर्मूला XC प्रोपोर्शनल 1/f और XL प्रोपोर्शनल f यहां से आ जाता है। अब ये पॉइंट देखो आप, इस पॉइंट पर XL और XC इक्वल, जो वैल्यू XL की है वही वैल्यू XC की है, तो यहां पर XL और XC इक्वल हो जाते हैं। जब हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते हैं तो XL इंक्रीज होता है, XC डिक्रीज होता है। इस फ्रीक्वेंसी पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसी फ्रीक्वेंसी को क्या कहा जाता है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करो आप, किसकी फ्रीक्वेंसी? अल्टरनेटिंग सप्लाई जो हमने लगाई है उसकी फ्रीक्वेंसी को आप इंक्रीज करते जाओ, 10 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, 50 हर्ट्ज, तो एक जगह पर जाके एक्सएल और एक्ससी इक्वल हो जाएगा। उनकी वैल्यू जहां इक्वल हो जाती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं रेजोनेंस, और उस समय जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ हमें बहुत कुछ समझाता है रेजोनेंस के बारे में। अब अगर हम बात करें क्वांटिटीज, जब रेजोनेंस हो चुका है, जब एक्सएल एक्ससी के इक्वल हो चुका है, तो सबसे पहली क्वांटिटी की बात करेंगे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है? एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में हम समझेंगे। ये होती है ओमेगा आर, ठीक है। इसके बारे में कि ये कितनी होती है, तो आप पहले वो कंडीशन लिख लो, एक्सएल = एक्ससी। अब एक्सएल की वैल्यू डालो L ओमेगा और XC की डालो 1/C ओमेगा, और ओमेगा को कर दो R, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। तो दोनों इक्वल कब है? जब जो ओमेगा की वैल्यू है वो ओमेगा R के बराबर है। तो यहाँ पर हम एक स्पेसिफिक उसकी वैल्यू मान लेंगे ओमेगा R। अब ओमेगा R को कर दो मल्टीप्लाई, तो ओमेगा R² हो जाएगा, 1/LC हो जाएगा, और ओमेगा R यहां से निकालोगे तो √1/√LC आ जाएगा। तो एक फॉर्मूला तो ये आ गया। यहां पर एक बात ध्यान देने वाली है, √LC की यूनिट हमसे पूछी जाए तो क्या होती है, हमें निकालनी पड़ेगी, पर ये फॉर्मूला हमें बता देता है √LC की जो यूनिट होगी वो सेकंड होगी, क्योंकि ओमेगा आर होता है रेडियन पर सेकंड। ओमेगा आर क्या होता है? रेडियन पर सेकंड। तो सेकंड अपॉन में आ ही रहा है, तो √LC किसके इक्वल हो जाएगा? सेकंड के। तो √LC की यूनिट यहां से हमें समझ में आती है, सेकंड होती है। तो ये कभी कभी MCQs में आ चुके हैं, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं
कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ रूट LC। अब बच्चा क्या है, रूट LC निकालना चालू करता है। अगर उसको यहाँ से कंसेप्ट मिल गया कि भाई रूट LC मैंने पढ़ा कहाँ था, मैंने यहाँ पढ़ा था 1/√LC में, तो वो ऑटोमेटिकली लिख देगा इसकी यूनिट को सेकेंड। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। सेकेंड आता है, इसमें एंगुलर हट जाता है। अगर मैं एंगुलर हटा दूं और केवल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात करूं, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एक्चुअली होती है बच्चों FR। दोनों में डिफरेंस है, एंगुलर ओमेगा R और नॉर्मल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की बात की जाए तो FR। तो वो इस फॉर्मूले से आएगी। ये फॉर्मूला जो अभी आपको दिख रहा है, इसमें मैं ओमेगा को 2πf लिख सकता हूं और इस R को यहां लगा दूं, 2πfR इज इक्वल टू 1/√LC। ये हो गई एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, ये हो गई नॉर्मल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो यहां से हम FR निकाल सकते हैं। FR कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/2π√LC। तो एक हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करा हमने, ओमेगा की वैल्यू 2πf लिख दी है बस, और F निकाल दी है। थर्ड पॉइंट पर अगर इंपीडेंस पूछा जाए Z, तो बच्चों इंपीडेंस सीधे सीधे R के इक्वल होता है। कैसे होता है मैं बताता हूं। पहले पूरा फॉर्मूला LCR सर्किट का पूरा फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, इंपीडेंस का, जिसमें RB हो, LB हो और CB हो, तो ये फॉर्मूला होता है। XL बड़ा होगा XC से, अगर XC बड़ा होगा XL से तो XC इधर आ जाएगा, XL उधर चला जाएगा। आप चाहो तो ये वाला साइन भी यूज कर सकते हो। लेकिन अगर XL और XC इक्वल हो गए, भाई रेजोनेंस में तो यही होता है, रेजोनेंस में XL और XC इक्वल हो जाते हैं। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये पूरा 0 हो गया तो यहाँ R² बचेगा। R² का रूट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, R। तो क्लियर हो गई बात बच्चों। हुआ क्या, XL और XC जब इक्वल हो गए थे तो इन्होंने कैंसिल कर दिया एक दूसरे को, और जो इंपीडेंस थी वो एक्चुअली रेजिस्टेंस के इक्वल आ गई, यानी कि इसका बिहेवियर रेजिस्टिव सर्किट की तरह होगा। ऐसा लगेगा कि हमने लगाए तो तीनों थे, पर इसका बिहेव तो रेजिस्टेंस सर्किट की तरह हमें मिल रहा है। अच्छा, बात यहां आती है, ये मिनिमम है कि मैक्सिमम है। तो बच्चों देखो, ये प्लस का साइन है। अगर इसमें मैं कुछ भी जोड़ देता, कुछ भी ऐड कर देता तो ज्यादा ही मिलता, पर ये तो साफ हो गया ऐड होने वाला। तो ऐड होने वाला जब साफ हो गया तो ऐड कुछ हुआ ही नहीं, यानी कि ये वैल्यू कैसी है, मिनिमम। अगर इसमें कुछ भी ऐड हो जाता, कुछ भी 1 हो जाता, 2 हो जाता, तो बड़ी हो जाती वैल्यू, पर हुआ कुछ भी ऐड नहीं, 0 ऐड हुआ, तो इसका मतलब ये वैल्यू मिनिमम होती है। तो रेजोनेंस कंडीशन में इंपीडेंस मिनिमम होती है, ये ध्यान रखना। इसके बाद हम करंट्स की बात करते हैं। अब करंट में हम 2 करंट लेते हैं। अगर पीक करंट पूछा जाए तो पीक करंट का फॉर्मूला I0 इज इक्वल टू V0/Z होता है, नॉर्मल फॉर्मूला, कॉमन फॉर्मूला। Z को लेकिन हम R लिखेंगे अब यहाँ, क्योंकि Z इज इक्वल टू R है यहाँ। तो ये फॉर्मूला आ जाएगा किसका, पीक करंट का। अब क्योंकि Z मिनिमम है, तो ये मैक्सिमम होगी करंट। जो I0 है वो इस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लो होगी। अब आप कहोगे सर I0 तो वैसे ही मैक्सिमम होती है। I0 वैसे तो मैक्सिमम होती है, पर इस कंडीशन की जो I0 होगी वो सभी कंडीशन की I0 से सबसे ज्यादा होगी। तो I0 का भी तो एक मैक्सिमम वैल्यू होगी। हम कंडीशन को बदल बदल के देखेंगे तो हर कंडीशन में अलग अलग I0 मिलेगा। तो I0 रेजोनेंस कंडीशन में हमें सबसे मैक्सिमम मिलता है। अगर हम RMS करंट की बात करें तो RMS करंट होती है IRMS इज इक्वल टू VRMS/Z, और Z को हम R लिख सकते हैं, VRMS/R। और क्योंकि Z मिनिमम है तो ये भी मैक्सिमम होगी। तो करंट जो फ्लो होती है सर्किट में वो मैक्सिमम फ्लो होती है। फिफ्थ बात करें अगर हम, इंपीडेंस हो गया, ये हो गया फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I। तो बच्चों मैंने आपको यहीं पर क्लियर कर दिया, दिस सर्किट बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टिव सर्किट। ये कैसा बिहेव कर रहा है, रेजिस्टिव सर्किट जैसा। तो रेजिस्टिव सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता था, 0 डिग्री। तो कोई फेज डिफरेंस यहां पर नहीं मिलेगा। एक होता है पावर फैक्टर, तो ये अभी हम आगे वाले वीडियोस में देखेंगे वैसे तो कि ये पावर फैक्टर होता क्या है, पर अभी आप जनरली ये समझ लो ये होता है पावर फैक्टर।
द कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अभी इतना समझो, ये कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन v एंड i, तो ये cos फाई होता है पावर फैक्टर। तो cos फाई यहाँ कितना आएगा, देखें जरा, cos और फाई की वैल्यू 0 डिग्री, cos 0 डिग्री कितना होता है 1, तो रेजोनेंस कंडीशन में पावर फैक्टर कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ना। अभी मैं आपको और भी 1-2 पॉइंट है वो बता रहा हूं। तो अब बच्चों मैं बात करता हूं 7 नंबर पर, फेजर डायग्राम कैसे बनेंगे इसकी। जब रेजोनेंस कंडीशन होगी तो फेजर डायग्राम्स कैसे बनेंगे। तो बच्चों एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ये बना लोगे, यहां पर V नॉट R, I नॉट, यहां पर 2 लाइन दोनों इक्वल लेंथ की, एक V नॉट L, एक V नॉट C, दोनों इक्वल है, कट हो जाएंगे क्योंकि रेजोनेंस में ये दोनों भी आपस में बराबर होते हैं और ये दोनों भी आपस में इक्वल होते हैं। In resonance condition V naught L is equals to V naught C and also XL is equals to XC। तो फिर ये दोनों कट हो गए, क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट थे। बचा क्या, केवल ये बचा, बस ये बन गया इसका फेजर डायग्राम। अगर इंपीडेंस वाला पूछा जाए तो देखो ये R, ऊपर XL, नीचे XC, ये दोनों भी इक्वल हैं, अपोजिट हैं, कट हो जाएंगे, तो जो इंपीडेंस आएगी वो R के इक्वल आ जाएगी। तो ये आप चाहो तो इंपीडेंस वाला भी देख सकते हो, चाहो तो ये फेजर डायग्राम आपका देख सकते हो, ये ओमेगा टी। ठीक है, ये हो गई एक बात। ये सारी बातों को समझना, मैं आपको पूरा क्लियर बता रहा हूँ रेजोनेंस में जो जो चीजें होती है सब। अब 8th पॉइंट आएगा, कुछ ग्राफ्स बताऊंगा अब मैं आपको। अब ग्राफ्स किस किस के बीच बनेंगे वो देख लो। तो ग्राफ्स में बच्चों सबसे पहला ग्राफ में बिटवीन Z इंपीडेंस एंड बिटवीन फ्रीक्वेंसी F पर बना रहा हूं। तो मैं अब ग्राफ बनाऊंगा कैसे, समझो। जब फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जब फ्रीक्वेंसी होगी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो Z होगा R और ये जो होगा ये होगा मिनिमम। ये बात मुझे पता है, अब मुझे तो पता है उसी से मैं ग्राफ बनाऊंगा। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हुई तो इंपीडेंस मिनिमम होगी। तो मैंने मान लिया यहां पर है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, तो यहां पर जो इंपीडेंस होगी वो होगी Z इज इक्वल टू R और ये सबसे छोटी होगी, मिनिमम होगी, इससे नीचे ग्राफ नहीं जाएगा। तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर जो इंपीडेंस होती है वो R होती है और वो मिनिमम होती है। तो इसका मतलब अगर फ्रीक्वेंसी इधर है तो फिर मैक्सिमम होगी और फ्रीक्वेंसी ऊपर ले जाओगे तो भी बढ़ेगी। मतलब हम कह सकते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी रेजोनेंस से कम रखते हो तो ज्यादा होती है इंपीडेंस, फिर धीरे धीरे इधर आते हो तो कम होती जाती है, कम होती जाती है। जब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आती है तो इंपीडेंस मिनिमम हो जाती है और फिर अगर फ्रीक्वेंसी को और बढ़ाया जाए तो ये वापस और बढ़ने लगती है इंपीडेंस। तो ये इसका ग्राफ एक उल्टे कप जैसा हमें मिल जाता है, सीधे कप जैसा मान लो या उल्टे कप जैसा मान लो। क्लियर कट समझ लेना। ये ग्राफ हमें सिर्फ एक बात बता रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर इंपीडेंस मिनिमम है, अगर फ्रीक्वेंसी इससे कम है तो इंपीडेंस बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है तो भी इंपीडेंस बढ़ेगी। ऐसा ही एक और ग्राफ है बिटवीन IRMS एंड फ्रीक्वेंसी। ये ग्राफ एक एक्सिस पर हम IRMS ले रहे हैं और एक पर फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं। तो बच्चों ये देखो अभी भी यहां लिखा हुआ है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर IRMS मैक्सिमम होता है, उल्टा हो गया। फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस वाली है तो Z मिनिमम होता है, पर फ्रीक्वेंसी अगर रेजोनेंस वाली है तो IRMS मैक्सिमम होता है। तो यहां पर मान लो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और यहां ऊपर लगाओ पॉइंट, इसको मानो मैक्सिमम। ये जो आपने लिखा ये क्या है, IRMS मैक्सिमम, ये यहां पे लगेगा और इसमें सीधा कप ऐसा बनेगा।
इस तरीके से एक मैक्सिमा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मिनिमा मिल जाएगा। तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से जब फ्रीक्वेंसी कम रखते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, पहले करंट इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, यहाँ पर करंट पीक पर पहुंच जाती है। सबसे ज्यादा करंट का फ्लो होता है IRMS की वैल्यू रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर। अब आपने नहीं माने, आपने और फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो ये करंट यहाँ से फिर डाउन होना चालू होती है और कम होती जाती है। तो करंट तो मैक्सिमम होती है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पर, ये ग्राफ बता रहा है, और इम्पीडेंस मिनिमम होती है जब रेजोनेंस होता है। इससे ज्यादा आगे रेजोनेंस के बारे में आपसे कोई कुछ नहीं पूछेगा बोर्ड एग्जाम में। तो आप ये 8 पॉइंट अगर ध्यान से पढ़ लेते हो तो रेजोनेंस, और रेजोनेंस ये ध्यान रखना कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रेजोनेंस में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बोर्ड में आता ही है। तो RLC सर्किट तो था ही इंपॉर्टेंट और उसी का एक पार्ट था रेजोनेंस। तो रेजोनेंस को आप बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ो और ये 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं इन सबको ढंग से अच्छी तरीके से तैयार कर लो। देखो इसको एक बार।